हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों से बच्चे फोर्स कर रहे थे ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन के बारे में कि सर कब स्टार्ट होगा कब स्टार्ट होगा। तो इंतजार बच्चों खत्म हो गया है। आज मैं आया हूं आपके सामने एक नई यूनिट के साथ और उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो आज अपने लोग ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। हाँ सर, हमें याद है 9th क्लास में हमें बताया गया था एप्पल गिरा न्यूटन के सिर पे और ग्रेविटी डिस्कवर हो गई। ऐसा कुछ तो बिल्कुल गलत है। एक सेब के गिरने से कहानियां नहीं लिखी जा सकती यार, कुछ तो और हुआ होगा। हाँ, वहां से उसके आइडिया में आ गया हो कुछ, वो बात अलग है। बट उससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा कि नहीं। हाँ जी। तो उससे पहले की कहानी मैं आपको बता दूं। 5 एडी में आर्यभट्ट जी आए अपने इंडिया में। उन्होंने कहानी लिखी थोड़ी सी, क्या भाई अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट करता है। फिर गैलीलियो आए, उन्होंने अपनी कहानी बताई थोड़ी सी हेवनली बॉडीज के बारे में। फिर टाइको ब्रा और कैपलर्स आए, तो टाइको ब्रा ने स्टार्स की स्टडी करी और कैपलर्स ने अपने प्लेनेटरी मोशन की स्टडी के बारे में 3 लॉस लिख दिए। इन सब का कंक्लूजन लेके आ गए कौन? अपने न्यूटन सर, हर बार की तरह कैनेमेटिक्स में भी घुस गए थे। अरिस्टोटल गलीलियो की थ्योरी में जाके घुस गए और अपने 3 लॉस वहां पे दे दिए। यहां पर भी इन्होंने बाजी खेल दी। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि कैम्ब्रिज स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी, प्लेग फैला हुआ था, प्लेग नाम की एक बीमारी उस समय फैली हुई थी। तो ये इनको घर पे जाकर रेस्ट करना था। ये कहाँ रेस्ट करने वालों में से है। इन्होंने भाई साहब ग्रेविटेशन छाप दिया पूरा का पूरा घर पे। 1-2 साल बैठे और 1665 में पूरा का पूरा ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया। और बताया क्या, घर बैठे बैठे इनके पास क्या कौन सा बहुत कुछ था। अपने असम्पशंस के बेसिस, मैं दावा ठोकता हूँ ये होगा, मैं दावा ठोकता हूँ ये होगा, अपने डेयरिंग असम्पशंस के बेसिस पर इन्होंने पूरा का पूरा ग्रेविटेशन छाप डाला। हाँ, वहां पर एक कहानी जरूर चल पड़ी, उनके सिर पे एक एप्पल गिरा तो वहां से ग्रेविटी डिस्कवर हुई। तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो ग्रेविटेशन जो पर्टिकुलर आपका चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने को आपको। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको पहले से पता होगा, वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यूनिवर्स में कहीं पर भी दो बॉडीज रखी हो, उनके बीच में कोई डिस्टेंस हो, तो ऑटोमेटिकली कहा जाता है उनके ऊपर एक ये फोर्स लगने वाला है। कहीं पर भी रखी हो, अगर आप मुझे देख रहे हो ना, तो आपने और मेरे में भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, कैमरे के थ्रू ना मेरे भाई, यूनिवर्स के थ्रू। ये तो कैमरा तो गिर जाए और आप मेरे पास आ जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? अब यहाँ पर देखो, आपके पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, आपका जो फॉर्मूला है, इसमें जो G है इसको बोला गया कुछ, क्या बोला गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन नल कांस्टेंट, ये बोला गया। हाँ जी, ये बोला गया। इसकी एक वैल्यू भी होती है, क्या वैल्यू होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये इसकी एक वैल्यू होती है। हर जगह सेम, यूनिवर्स के कोने कोने में सेम, इसलिए तो इसको यूनिवर्सल बोल दिया मेरे भाई। अब भाई यहाँ पर देखो, आपके पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये लगता है दो बॉडीज के बीच में। तो मान लिया ये दो बॉडीज है, ये आपके पास मास m1 हो गया, ये आपके पास मास m2 हो गया। ठीक, ये हो गई इनके बीच में एक दूरी r। आह, दूरी कहाँ सर, दूरी मत रखा करो किसके बीच में, रखनी पड़ेगी यहाँ पर, समझाना भैया आप लोगों को। तो मास m1 इधर मास m2, इनके बीच में दूरी हो गई r। तो क्या करेंगे ये? तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है जब भी दो बॉडीज कहीं पर भी किसी भी दूरी पर रखी होंगी तो वो आपस में अट्रैक्ट ही करेंगी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। पहली प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। से सारी होती है, कहां सारी होती है? दो चार्ज लिख के देख, प्लस का माइनस का अट्रैक्ट, बट प्लस का और प्लस का रिपेल, माइनस का रिपेल। कहां सारी होती है जबरदस्ती? नॉर्थ पोल रिपेल, साउथ पोल रिपेल। कहां होती है? सारी फोर्सेस आपकी अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकती है, बट ग्रेविटेशन जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जस्ट अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्ट ही करेगी। किसी भी बॉडी में मास है तो इसने अट्रैक्ट ही करना है। अब अट्रैक्शन कैसे करेगी?
ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो किस लाइन से जाएगी? ये बॉडी अट्रैक्ट होते हुए ऐसे जाएगी क्या? ये बॉडी अट्रैक्ट होते हुए क्या ऐसे जाएगी? नहीं मेरे भाई, ये आपकी बॉडी सीधी सीधी जाएगी, सेंटर से निकलती हुई जाएगी, सेंटर से निकलती ऐसे। 2 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, 1 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट इज F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरह से कुछ समझ में आ रही है बात? अब सेंटर से आपकी जब फोर्सेस लगेंगी तो ऐसी फोर्सेस को नाम दिया जाता है सेंट्रल फोर्सेस। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी और मिल गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। वो क्या है कि आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं? सेंट्रल फोर्सेस होती है। तो ऐसा नहीं है भाई M1 इधर से जाएगा या M1 इधर से जाएगा, M2 इधर से जाएगा और M2 इधर से जाएगा, ऐसा नहीं है यहां पर जाके मिल सकते हैं या यहां पर जाके मिल सकते हैं, ना 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 ना। सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, सेंटर टू सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ मास, इसका कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का इसमें आएगा, इसमें आएगा, ध्यान देना। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि बिना सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो दैट इज यूजलेस, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको प्रूफ करूंगा, इसके बाद इसी में देखना क्वेश्चंस आएंगे, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस में ग्रेविटेशन में लेके आऊंगा। लिंक होता है चैप्टर टू चैप्टर यार, सीक्वेंस बना रखा है, किसी ने बुक छापी है, पागला थोड़ी है वो, समझदार आदमी होगा, है ना। तो सेंट्रल फोर्सेस, अब सेंट्रल फोर्सेस लाइन टू लाइन जो आपके ज्वाइन हो रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो यहाँ पर वो फोर्सेस आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इक्वेट कर। ओके, तो दिस फोर्सेस क्या होंगे? तो भाई न्यूटन ने 3 लॉस पहले दिए हुए हैं, उनमें से तीसरा लॉ लियो, क्या लियो? तो F12 विल बी इक्वल टू F21। ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। These two forces are what? Equal and opposite। तो ये दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, ये कैसे होंगे? ये आपके इक्वल एंड अपोजिट होंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब मैंने बोला ना, ये ग्रेविटेशन आपका यूनिवर्स में हर जगह सेम है, तो आपका ये पर्टिकुलर फोर्स इंडिपेंडेंट होगा मीडियम के ऊपर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। किसी दूसरे मीडियम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करने वाला है, इतना याद रखना। अगर आपकी दो बॉडीज हवा में है तो वहां पर भी फोर्स F सेम लगेगा, उनको पानी में ले जाओ वहां पर भी ये फोर्स सेम लगेगा, वैक्यूम में ले जाओ वहां पर भी ये फोर्स सेम लगेगा। तो ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर, ठीक। और फिर बात आती है, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट मासेस। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, एप्लीकेबल ऑन पॉइंट मासेस, है ना, हजम नहीं हो रही होगी। तो याद करो यार, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया था, बताया तो था सर, बट अब याद नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, हाँ सर ये तो हमें पता है, बट किसके विद रिस्पेक्ट? अर्थ को भी तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, कैसे ले सकती हो? बहुत लार्ज डिस्टेंस के साथ अगर मैं उस अर्थ को कंपेयर करूं, जैसे अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, बस उस दूरी के विद रिस्पेक्ट अर्थ का साइज क्या हुआ? बहुत छोटा हुआ। तो वहां पर अर्थ क्या हुआ? उस डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। सन क्या हुआ? उस डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। अगर जो आर है ये बहुत ज्यादा है M1 M2 के विद रिस्पेक्ट, उनके साइज के विद रिस्पेक्ट, तो ये मासेस आपके पॉइंट मासेस हो। बट ऐसा नहीं है यार, क्लास में आप बैठे हो अपनी सीट पे और आपका कोई बैठा हो दूसरी सीट पे और वो अट्रैक्ट हो जाओ आप दोनों, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज लॉ कहता है ये पॉइंट मासेस पर ही होगा, ये पॉइंट मासेस पर ही होगा। तो खुश होने की बात नहीं है। अरे मैं जब सीट पे जाके बैठूंगा, अब मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। सोचो ना कैसी हो जाएगा भाई, तेरा वजन कितना? 70 किलो, उसका वजन मान ले कितना? 50 किलो, कितना हुआ? कितना हुआ? 1200, टोटल 1200। आर कितना भाई? दूर दो सीटें बैठी हैं तो कितना होगा? 3 मीटर, 3 का स्क्वायर 9, मान लो 10, तो 1200 ऊपर आया था, 10 नीचे आया, कटा कितना? 120। अब 120 के सामने ये देखो एक बार, इससे मल्टीप्लाई करोगे 120 को, ये 100 मान के चलो, 10 टू द -11 है तो 10 टू द -9, -8 मान यार,
कितना हुआ 0.0070, फिर जाके 1 आएगा, फिर जाके न्यूटन आएगा, तो इतना फोर्स लगेगा। क्या करेगा वो फोर्स? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो पॉइंट मासेस, तो पॉइंट मासेस आपका आर क्या हो, इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जाके कुछ हो पाएगा। तो प्रॉपर्टी समझ में आई, कब लगाना है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नहीं है हर जगह ठोक देना है इसको। अब फिर टीचर का दिमाग खाना, सर हमारे बीच में तो नहीं लग रहा है फोर्स, हम तो बैठे हुए हैं, हम अपने पास बैठे हुए हैं और किसी के साथ बैठे हुए हैं, हमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं हो रही थी। नहीं होगी, वहां पे कुछ नहीं होना है। ठीक है, अगला अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई। अब जो फॉर्मूला पढ़ लिया ना अच्छे से, अब क्वेश्चन ट्राई करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। टू मासेस, ठीक। हाँ ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में दे दिया हो, कंसीडर कर ले भाई वो मासेस कैसे है, पॉइंट मासेस है, तो ठीक है कर। करने के बाद क्वेश्चंस को फिर उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, दे रखा होगा फिर उस केस में। जैसे मैं यहाँ पे करवाऊंगा। टू मासेस जब वो दे रखे हैं 50 या 5 kg का एक एंड 10 kg का, आर kept at 5 मीटर अपार्ट। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर है। अब ऐसा तो दूंगा नहीं मैं, सीधा फोर्स निकालने के लिए कह दूं, फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑन द टू बॉडीज initially after they start moving towards each other, start moving towards each other। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देखिए इसका, बड़ा सिंपल सा। आप ट्राई करना चाहेंगे, चलिए करिए। 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके देखिए, उसके बाद 10 मिनट आप दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, और फिर आप ट्राई करके देखिए। मैं 5 सेकंड के बाद इसको करना शुरू कर दूंगा। 1 2 3 4 5, चलो भाई आ जाओ। अब देखिए ये आपके पास हो गया 5 kg, ये आपके पास हो गया 10 kg। ठीक, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ठीक है F12, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, चलिए ठीक है, दैट इज F21। फोर्स एक्टिंग ऑन 5 kg विल प्रोवाइड व्हाट? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ वन बॉडी विल बी A1। फोर्स एक्टिंग ऑन 10 kg इज F21, तो यही इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज A2। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे फॉर्मूला लगाना है F12 इज इक्वल टू, पहले तो ये वाला जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और फिर ये वाला F12 इज इक्वल टू मास, इसको चल M1 मान ले और इसको चल तू M2 मान ले। तो F12 विल बी इक्वल टू व्हाट? M1 इंटू A1। तो A1 विल बी इक्वल टू M12 अपॉन M1, F12 अपॉन M1। तो F12 की वैल्यू देख जरा क्या लिखी है, जी M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू M1। तो M1 से M1 कैंसिल हुआ तो क्या मिला, जी M2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आया, A1 इज इक्वल टू जी M2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली A2 के लिए निकालेगा तो आएगा जी M1 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? तो फॉर्मुलेस देखिए ध्यान से, दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें मास M1 है बट फॉर्मूले में M2 आया, इसमें मास M2 है बट फॉर्मूले में M1 आया। इसका मासेस अगर अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है उनके एक्सेलरेशन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फोर्सेस सेम लग रहे थे भाई, फोर्सेस सेम लगने से थोड़ी है एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा। ऐसा मत कर देना जल्दबाजी में, एक का फोर्स निकाल दिया उतना, तो यार जितना फोर्स इसके ऊपर उतना इसके ऊपर है, तो एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। नहीं भाई, मासेस अलग अलग है, एक्सेलरेशन कैसे सेम हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने निकाल दिया है। तो A1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, वैल्यू 6.67 इन 10⁻11। मास M2, M2 कितना 10 अपॉन R की वैल्यू कितनी 5 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको, सिमिलरली ये वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। मुझे कमेंट्स में इसका आंसर चाहिए, देखता हूं मेरे 2-4 बच्चे तो हैं ही जो इन वीडियोस को पूरा देखते हैं, और ऐसे ही आगे उनको मैं अनसॉल्व क्वेश्चन दूंगा, मैं आंसर्स चाहूंगा। ठीक है, मेरे 4-5 बच्चे तो हैं जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता मेरे पास 100-150 बच्चा नहीं, 4-5 ही है मेरे पास यार, 4-5 ही बहुत होते हैं एक टीचर को बहुत ऊंचा लेके जाने के लिए। चलिए उन 4-5 का मैं वेट कर रहा हूँ, उनके आंसर्स का वेट करूंगा, देखता हूँ याद हूं या नहीं उनको मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। ये आपके पास एक बॉडी होगी, बॉडी इन द सेंस स्फीयर हो गया, एक स्फीयर ही हो गया।
और दोनों के दोनों स्फीयर्स कैसे हैं? आइडेंटिकल। बोथ द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आइडेंटिकल है दोनों के दोनों स्फीयर। ठीक। अब आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब क्या हो सकता है? मास भी सेम हो, डेंसिटी भी सेम हो, रो भी सेम हो, बट गिवन क्या है? वेयर वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी and small r is equal to radius. Small r is equal to radius. रो गिवन है डेंसिटी के फॉर्म में, आर गिवन है रेडियस के फॉर्म में, बस। ठीक है। फाइंड f is directly proportional to क्या वो 1/r² के बराबर होगा? क्या वो जस्ट r² के बराबर होगा? क्या वो r⁴ के बराबर होगा? या वो 1/r⁴ के बराबर होगा? किसके बराबर होगा ये आपको समझना है, ये आपको पता करना है। कैसे करेंगे तो ये समझेंगे। ध्यान से देखो, इसका रेडियस कितना है? r गिवन है। इसका रेडियस कितना है? r, ये भी गिवन है। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो, ये भी गिवन है। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो, ये भी गिवन है। बस। और हमें फोर्स के लिए फॉर्मूला पता करना है। अब यार आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला तो कितना होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। बट m1 m2 तो गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा m1 m2 अगर हम फॉर्मूले में लगा के r को चेक करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत होने वाला है। तो बिल्कुल गलत होने वाला है। तो इसका मतलब m1 m2 को रिप्लेस करना पड़ेगा पहले डेंसिटी के साथ, और उसके बाद चेक करेंगे। तो भी हाँ, बिल्कुल सही बात है। m1 m2 को पहले तो रिप्लेस करो। कैसे? डेंसिटी इज इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 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 मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये एम को यहां पुट करूंगा मैं, एम को यहां पुट कर दूंगा। देखो फोर्स क्या बनता है? फोर्स एफ इज इक्वल टू जी, एम की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, m2 की जगह रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर की पावर 2। तो भाई यहां से ये आया 16/9 जी रो का स्क्वायर इंटू आर की पावर 6/r⁴ तो क्या मिल रहा है? 16/9 जी रो का स्क्वायर और इंटू बचा r⁴। अब बाकी सारी चीजें देखो क्या है? कांस्टेंट है। तो f का रिलेशन r के साथ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁴। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज C1। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी से। कर लिया? कर लिया? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो सारा फंड आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास वाला भी। मैंने कहा था धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे, है ना? तो पहुंच रहे हैं। अब देखो भी अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक बॉडी हो गई है, एक बॉडी हो गई है। ओके, तो भाई इसका मास समथिंग मैंने m1 मान लिया, इसका मास समथिंग मैंने m2 मान लिया। इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। ठीक। हमें क्या पता करना है भाई? जब फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होंगे, एक्सेलरेशन होंगे तो वेलोसिटीज होंगी, वेलोसिटी होंगी, अट्रैक्ट करेंगे ना। ठीक है। तो बोला क्या है? मल्टीपल चॉइस की तरह क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस की तरह क्वेश्चन है, और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो मल्टीपल चॉइस में पहला ऑप्शन गिवन है F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर। मुझे बताना है जो ऑप्शंस लिखे जा रहे हैं क्या वो सही है गलत है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि जो नेट फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर वो क्या है? 0। बॉडी से मतलब बोले तो सिस्टम, ये कंप्लीटली क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। हम सिस्टम की बात करेंगे जब भी बात करेंगे। नेट फोर्स आपका जो सिस्टम के ऊपर लग रहा है क्या वो 0 है? फिर जो तीसरी बात करेंगे वो है क्या जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है क्या वो भी 0 है? ये भी पूछेंगे। फिर बात करेंगे क्या एक्सेलरेशन a12 इज इक्वल टू a21, क्या ये सही है? ठीक। क्या हम ये भी पता कर सकते हैं क्या एक्सेलरेशन a12 इज इक्वल टू a21 इज इक्वल टू क्या 0 है? ठीक। सिमिलरली ए बी सी डी ई एफ
मैं भूल गया वो एबीसीडी। ठीक है, क्या हम ये पता कर सकते हैं वेलोसिटी 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी 2 1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या वो जीरो है? जी, एफ के बाद ए बी सी डी एफ जी, हाँ सही तो यार। क्या आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी v12 इज इक्वल टू v21 के बराबर है? ठीक। h, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या ये कांस्टेंट है या ये जीरो है, क्या है? हमें इतने सारे ऑप्शंस गिवन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है मान लो, और हमें टिक करना है कौन सा सही है। ठीक, तो भाई थोड़ी देर पहले याद करो मैंने इस ऑप्शन के बारे में कुछ बताया था कि न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में ये रूल जो है आपका थर्ड लॉ ये लागू होता है। ठीक है, ये लागू होता है। तो क्या करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया सही, एज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये आपका सही है। मैं इधर एक्सप्लेनेशन दूंगा सबके। फिर बी की बात करते हैं। तो नेट फोर्स का मतलब हुआ सारी की सारी फोर्सेज जो सिस्टम के ऊपर लग रही है उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। ठीक, बट ध्यान से देखो, जब मैं F12 वेक्टर को F21 के साथ ऐड करूंगा वो क्या होता है, माइनस का F12 वेक्टर होता है वो। तो जब ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो। तो इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं सी की। तो सी में क्या है बोला हुआ है, सेंटर ऑफ मास। इस सिस्टम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा ना, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगेगा। सेंटर ऑफ मास के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स का एक्सेलरेशन होगा वो कैसे निकाल सकते हो, तो ए सी ओम इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास, टोटल मास कितना m1 प्लस m2। अब एफ नेट की वैल्यू तो जीरो है, तो क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, अब बात करते हैं डी की। a12 इज इक्वल टू माइनस का a21। तो भाई आपके पास जो एक्सेलरेशन है a12 उसकी अगर मुझे वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, फोर्स F21 डिवाइडेड बाय मास m1। तो क्या ये जीरो आ सकती है, नहीं ना। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई भी थी एक न्यूमेरिकल में। तो जी m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आएगी। सिमिलरली a21 की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी आई थी, जी m1 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आई थी। देखो ना, इसमें m2 आ गया, इसमें m1 आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेलरेशन सेम तो नहीं होगी, ये एक्सेलरेशन सेम तो नहीं होंगे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो ये सेम नहीं है। जब मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है तो हमें बाकी चीज देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इसलिए दोनों सेम नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया गलत। ई की बात करो तो ई में देखो इनके मैग्नीट्यूड को जीरो कहा गया है, क्या ये जीरो है, नहीं ना। m1 की कुछ तो वैल्यू है, r की कुछ तो वैल्यू होगी ना, दोनों बॉडीज के बीच का डिफरेंस कुछ तो होगा। ठीक है, और यहां पर आपके पास जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो भाई जीरो तो नहीं होगा। ठीक, फिर बात आती है क्या वेलोसिटी जीरो होगी, पॉसिबल है, सोच के देखो क्या पॉसिबल है। भाई इफ यू आर हैविंग एक्सेलरेशन, इस बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन है a12 लग रहा है इधर की तरफ, क्या इधर वाली जो वेलोसिटी होगी क्या वो जीरो हो जाएगी, फोर्स F1 लगा इसके ऊपर लगा, एक्सेलरेशन आया आया, तो क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक, फिर बात करते हैं क्या जी का जो फंडा है, इसमें बोला गया है कि जो दोनों की दोनों वेलोसिटी निकाली वो इक्वल एंड अपोजिट है। अब ये बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ निकल के आई इसके अपने एक्सेलरेशन की वजह से, तो इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ निकल के आई होगी इसके अपने एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक, तो क्या वो दोनों वेलोसिटी सेम होगी, तो पहले तो ये पता करो क्या वो दोनों एक्सेलरेशन सेम है, क्या वो दोनों एक्सेलरेशन सेम है। तो डी वाला फंडा देखो, हमने ये नॉट इक्वल टू क्यों करा था, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं थे। और जब उनका मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है, एक्सेलरेशन ही सेम नहीं है, तो वेलोसिटी कहां से सेम हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती नहीं है। मास के ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर करती है। और जब एक्सेलरेशन ही सेम नहीं है मेरे भाई, तो वेलोसिटी कहां से सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला फंडा भी गलत है। लास्ट में आता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब कईयों के दिमाग में होगा सर ये तो डेफिनेटली सही है क्योंकि इतना गलत होगा, इसको तो सही कर ही देना आप, है ना। तो चेक करते हैं, क्योंकि कईयों के दिमाग में ये भी आया होगा सर ए दैट इज सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो जीरो है। तो मेरे भाइयों अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन जीरो है,
ठीक है, तो याद करो dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो dv अपॉन dt विल बी जीरो, दैट गिव्स यू व्हाट v, कांस्टेंट। तो अगर यहां लिखा होता एच आई ऑप्शन में वी सी ओ एम वैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपका ये ऑप्शन सही माना जाता और इस ऑप्शन को गलत माना जाता एच वाले को, क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जीरो तब तक नहीं माननी है जब तक इनिशियल कंडीशन में जीरो गिवन ना हो। क्या यहां पर हमने बोला इनिशियली वो क्या रेस्ट पे थी? नहीं बोला। जब तक बोला ना जाए तब तक आप उसको जीरो मानोगे नहीं। ठीक है, अच्छा आप लोग यही सोचते हो कि सर बार बार इधर क्यों जाते हैं यार? बीच में ना किसी की कॉल आ जाती है तो वीडियो वहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर बहुत बुरा लगता है। मैं बार बार वही देखने जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, बैटरी की वजह से फोन डाउन हो जाता है, तो मैं बार बार वो चेक करने चला जाता हूँ, है ना? तो यार दुख लगता है ना अगर वीडियो बीच में बंद हो जाए। 20-30 मिनट की वीडियो आपने बनाई, आप बोले, आपने अपना दिमाग यूज करा और उसके बाद वीडियो बंद हो जाए तो कितना बुरा लगेगा। बहुत। बट हम फिर बनाते हैं, हम हार नहीं मानते यार, बिल्कुल हार नहीं मानते। अब देखो अगला क्वेश्चन, जिसमें इनिशियल कंडीशन में गिवन होगी दो बॉडीज। देखो एक ये बॉडी है 10 kg की, ठीक, एक ये बॉडी है 2 kg की, ठीक, ये भी रेस्ट पर है, ओके, ये भी रेस्ट पर है, ओके, ओके, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर है, ये इनिशियल कंडीशन है, इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है। और जब दिया हो तो ऑटोमेटिकली ए सेंटर ऑफ मास जीरो, तो VCOM भी जीरो आएगा, क्योंकि एफ नेट की वैल्यू हमने क्या पता करी थी? जीरो पता करी थी। ये सिंपल सिंपल फंडे कहाँ डाल लो? जेब में, हट दिमाग में। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू जीरो, ACM की वैल्यू जीरो, तो VCOM भी क्या आएगा? जीरो आएगा भाई। इतना फंडा क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड। अब बोला गया फाइंड वेलोसिटी फॉर बॉडी ऑफ 2 kg जब ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। इनिशियली के बाद की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कितने से मूव करेगी? ये कितने से मूव करेगी? इनिशियल के बाद की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। इनिशियली रेस्ट पर थी, इनिशियली रेस्ट पर थी, बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ मास है VCOM वो जीरो है। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का ना तो एक्सेलरेशन चेंज होगा जो गिवन होगा इनिशियली, ना वेलोसिटी चेंज होगी, ना मोमेंटम चेंज होगा, ना नेट फोर्स चेंज होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना, हमने लगाया नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स, उसके अपने कोई ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब फाइनली भी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। अब सेंटर ऑफ मास का फंडा लगाओ जो आपको पता है क्या? V1 सॉरी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये तो पता है ना सबको? बिल्कुल पता है। तो VCOM की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। M1 की वैल्यू क्या आ जाती है? 10 आ जाती है। V1 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 5 आ जाती है। प्लस M2 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। तो V2 कितना हो जाएगा वो तो हमें पता करना है सर। ठीक है, अब M1 प्लस M2 कितना? 12। 12 को तो मल्टीप्लाई करा जीरो, तो क्या बचा? 50 प्लस 2 इंटू V2 इज इक्वल टू जीरो। तो 2V2 इज इक्वल टू माइनस का 50, तो V2 इज इक्वल टू माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। दिस बिकम्स व्हाट? V2। ये V2 की वैल्यू आ गई। नेगेटिव क्यों आई? क्योंकि इधर जा रही थी। तो ये फंडा कब लगेगा? जब इनिशियल कंडीशन गिवन हो। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद और भी एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। देखो आपको लगता होगा कि F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बेटा ये सब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आए हुए हैं। F नेट ना होता तो ACOM का कंसेप्ट आता, ACOM का कंसेप्ट नहीं आता तो VCOM का कंसेप्ट आता नहीं ना। तो एफ नेट कहां से आया था? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर से निकल के आया ना। कब? F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या? जीरो। अब आपके पास क्या है? दो ब्लॉक्स गिवन है, ये दो ब्लॉक्स है, ठीक है, दो ब्लॉक्स गिवन है, ठीक। देखो जरा, अब इन दो ब्लॉक्स को ध्यान से देखो।
इसकी जो लेंथ है ना वो गिवन है कितनी, एल। ठीक, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 2l, ट्वाइस ऑफ दैट। इसका मास कितना है, m। इसका मास कितना है, 2m। इसकी वर्थ कितनी है, x। इसकी वर्थ कितनी है, x। वर्थ दोनों की सेम। ठीक, इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां। ठीक है भाई। तो अगर मुझे यहां पर पूछा जाए फाइंड फाइंड पहला पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पता करिए। दूसरा पॉइंट, हाँ अब घुस जाएंगे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में। अभी थोड़ी देर पहले कहाँ गए, सेंटर ऑफ मास में। अब घुस जाएंगे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में। तो नॉर्मल रिएक्शन पता करके बताओ। सर ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं आता है। चलिए कर देना, फिर वीडियो को पॉज करके पहले यही कर लो, फोर्स भी निकाल लो अपने आप। फोर्स तो निकल ही आएगी सर। इनके बीच का डिस्टेंस दे दो, चलो दे देते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, लो L/2। चलो कर दो फिर, फोर्स भी निकाल लेना और नॉर्मल डायरेक्शन भी निकाल लेना दोनों की बॉडीज के ऊपर। रुको सर, पहले करके दिखा दिया आपको। कर रहे हो क्या, सच में सीरियस हो गए? चलो करो। वीडियो को पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, अटेम्प्ट कर लिया होगा। अटेम्प्ट करने के बाद अब आ भी गए होंगे, अब आए होंगे। चलो अब करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। तो भाई क्या होता है, कहाँ होता है, याद आया कुछ? सेंट्रल फोर्स होता है, हमेशा सेंटर टू सेंटर काम करता है। हाँ, कईयों ने क्या करा होगा, ये पकड़ा है ना, इनके बीच में दूरी पकड़ी, जी एम इंटू 2m अपॉन आर की जगह L/2 का होल स्क्वायर कर दिया और कर दिया होगा सॉल्व। बट नहीं, सेंटर टू सेंटर, तो दिस मीन्स ये जे ये करके दिखाओ। ओहो, मतलब ये आपका जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा तो वो होता है आर, वो होता है आर। सेंटर, सेंटर टू सेंटर लगता है ये फोर्स, सेंटर टू सेंटर लगेगा। सेंटर से दूसरा, सेंटर से पहला खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। तो भाई इसको अगर मैं M1 मान लेता हूं, इसको अगर मैं M2 मान लेता हूं, तो इसके ऊपर का फोर्स, ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग, छी छी गंदा काम सर। तो ये आया फोर्स F12 और इधर की तरफ फोर्स आया F21। ये आपको एक भी फोर्स में से निकाल दो। हाँ, तो आपको आर चाहिए, आर के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए और इस डिस्टेंस के लिए आपको ये टोटल डिस्टेंस हो। चलो आपको पता चल ही जाएगा कितना आया होगा, एल आया होगा। ठीक, और इसका ये टोटल डिस्टेंस कितना आया होगा, L/2 आया होगा। तो ये अगर L/2 है तो आपने तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो ये भी L/2 आया होगा। अगर ये भी L/2 है तो ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस गिवन है L/2। तो अब एक अलग से ट्रायंगल देखो जरा, अलग से ट्रायंगल देखो जरा, अलग से ट्रायंगल में ये L/2, ये L/2, तो ये R क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो मिल जाएगा L/√2। इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा L/√2। यू हैविंग द वैल्यू ऑफ R नाउ। तो फॉर्मूला G, M1 की जगह M, M2 की जगह 2M डिवाइडेड बाय R। R कितना, R कितना, L/√2 का होल स्क्वायर, L/√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 2 चला गया ऊपर तो 2 इंटू 2 4, तो 4G M का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, दिस बिकम्स व्हाट, फोर्स। ये आ गया आपके पास फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इसके नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की अलग अलग बनाएंगे, दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम्स हमें चाहिए होंगी, अलग अलग बनाते हैं। इसके लिए देखो मास m है ना, ठीक है, तो mg तो जाएगा नीचे, ये तो पक्का है। और जिस सरफेस के ऊपर होगा उसकी वजह से नॉर्मल डायरेक्शन तो जाएगा n ऊपर। सर n इज इक्वल टू mg, सही है? अरे कैसे सही है, ये फोर्स नहीं लग रहा, देखो ये फोर्स लगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन को चेंज करेगा कैसे सर? तो फोर्स F12 लगा, ठीक लगा। अब ये ध्यान से देखो, ये दोनों साइड्स कैसी हैं, सेम। ये 90 डिग्री था तो ये दोनों साइड सेम, तो ये कितनी कितनी हो जाएंगी, 45 45। ठीक, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री के बराबर हुआ।
तो इस F12 के दो कंपोनेंट, एक गया इधर एक गया ऊपर, इधर वाला तो हो गया चलो F12 sin 45 डिग्री, इधर वाला F12 cos 45 डिग्री, ये कॉस में आ जाएगा। अब आप इस फ्री बॉडी डायग्राम की इक्विलिब्रियम कंडीशन देखिए जो मैंने आपको बता रखी है, तो n प्लस F12 विल बी इक्वल टू mg, तो आपको यहां से नॉर्मल डायरेक्शन मिल जाती है F प्लस mg के बराबर। तो F की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, यूज करोगे 4g m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस mg के बराबर। दिस बिकम्स द नॉर्मल डायरेक्शन, इसको नाम दे सकते हो n1, यहाँ पर ये n1 के बराबर आ गई। अब इसकी बात करते हैं, इसका सेंटर ये, इसके नॉर्मल डायरेक्शन को नाम दे दिया n2, और इसका मास कितना था 2m, तो नॉर्मल वेट कितना लगेगा 2mg। इसका फोर्स किधर था, इसका फोर्स इधर था, इसका फोर्स इधर, ठीक, इसका फोर्स अगर इधर है तो ये बना था ना 45, ध्यान से देखो, अगर ये 45 तो इधर बन गया आपके पास F ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आई एम सॉरी, ये कॉस ये साइन, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, तो F साइन 45, तो इधर आपके पास साइन 45 आ जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, तो साइन 45 में √2 आ जाएगा इधर नीचे, ठीक है, साइन 45 क्या था 1/√2, यहाँ पुट कर देना। एफ के दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा F cos 45 और एक इधर आएगा F sin 45, क्लियर। तो ध्यान से देखिए, अब आपके पास नीचे लगने लग गया F sin 45, यहाँ ऊपर लग रहा था F sin 45, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू F sin 45 डिग्री प्लस 2mg, तो F को आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो आपने F निकाल रखा था 4g m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और प्लस इधर क्या है 2mg, तो दिस बिकम्स व्हाट, नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ n। तो सिमिलरली साफ दिख रहा है n2 किसका ज्यादा है, n2, क्या कर रहे हो सर, इधर माइनस आएगा, हाँ यार माइनस है, लास्ट क्वेश्चन में सारी गड़बड़ होगी, सारी वीडियो खराब कर दी सर आपने, अच्छी खासी बनी थी, चलो कोई बात नहीं। mg माइनस 4g m स्क्वायर अपॉन √2l, होती रहती है मैथ की गलतियां यार, फिजिक्स तो समझ में आ गई ना। तो भाई ये आपके पास इस पूरे यूनिट में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं लिंक करूंगा पिछले यूनिट्स के साथ, जो आपको IIT मेंस एडवांस में हेल्प करेंगे। अभी के लिए इतना, अगली वीडियो के लिए इंतजार करें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का, हाँ एक दिन 12th की एक दिन 11th की। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।